केस दर्ज हुआ, कई गिरफ्तारियां हुई। जो आरोपी नंबर 1 है उसका नाम चार्जशीट तक में नहीं है, चाहे वो ईडी का हो चाहे वो सीबीआई के मामले में। सवाल यही उठता है कि क्या अब तक कुछ मिला नहीं, या फिर सब कुछ मिल जाए, एक पुख्ता केस बने तब केजरीवाल पर हाथ डाला जाए। देखिए शारिक, ये जो पूरा मामला है ये दिल्ली के उपराज्यपाल के कहने पर 17 अगस्त 2022 को दर्ज हुआ था और इसमें कुल 15 आरोपी थे, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम आरोपी नंबर 1 थे। केस दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी, लेकिन उसी दौरान जो ईडी है उसने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था इसी मामले को लेकर। उसके बाद दोनों एजेंसियों ने अब तक कुल 10 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें कई शराब कारोबारी हैं, चाहे वो पंजाब के हों या दिल्ली के हों, कुछ बिचौलिए हैं। इनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और इनमें से जो एक आरोपी है दिनेश अरोड़ा, जो कहा जाता है कि जो दिल्ली सरकार है उसमें जो कई नेता हैं उनका काफ़ी करीबी है। दिनेश अरोड़ा फिलहाल पहले आरोपी था, लेकिन बाद में वो सरकारी अप्रूवर यानी गवाह बन चुका है। पहली बात तो ये कि एक आरोपी गवाह बन चुका है और उसका बयान क्या है ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, जो बाकी आरोपी हैं उनसे पूछताछ हुई है, उनसे पूछताछ के बेसिस पर उनके स्टेटमेंट में क्या कुछ निकला है, क्या उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम का नाम लिया है, तो उनका स्टेटमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तीसरी बात यह है कि जो इस केस में एक बात साफ आई है कि जांच के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम ने 7 बार अपने मोबाइल का या तो सिम कार्ड चेंज किया या मोबाइल बदला, और ये बात भी सीबीआई ने भी कही है और ईडी की चार्जशीट में भी है। इसके अलावा ये भी बात सामने आई है कि जो साउथ की लॉबी है, साउथ की लॉबी में जो तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता हैं, राघव रेड्डी हैं, इन लोगों ने जो समीर महेंद्री जो दिल्ली के शराब कारोबारी हैं उनकी कंपनी इंडो स्पिरिट में 65% की हिस्सेदारी हासिल की, और ये लोग डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ये आरोप है कि ये लोग पीछे से यानी प्रॉक्सी के तौर पर ये लोग इन्वॉल्व थे, और इसके बदले साउथ की लॉबी ने समीर महेंद्रू के जरिए विजय नायर, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और दिल्ली के सीएम के काफी करीबी कहे जाते हैं, उनको 100 करोड़ रुपए दिए, और ये भी ईडी की चार्जशीट में लिखा गया है कि ये सारा पैसा गोवा चुनाव में लगाया गया। हालांकि अभी तक कुल 3 चार्जशीट पेश हुई हैं, एक चार्जशीट सीबीआई ने पेश की है और 2 चार्जशीट ईडी ने पेश की हैं। इन चार्जशीट में दिल्ली के डिप्टी सीएम के नाम का जिक्र तो है, लेकिन वो कहीं भी आरोपी नहीं है। तो अब क्या क्या नए सबूत मिले हैं ये तो एजेंसी को मालूम होगा, लेकिन जो नए बयान आए हैं, जो नए दस्तावेज मिले हैं, जो नई चीजें आई हैं, उनके बेसिस पर सीबीआई चाहती है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम का दोबारा से उनको एग्जामिन किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, और क्या कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनके बेसिस पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, ये भी हमें देखना होगा। तो एक दौर की पूछताछ मनीष सिसोदिया से पहले हो चुकी थी, आज दूसरे दौर की पूछताछ थी, अब उन्होंने पत्र लिख दिया कि वो नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सीबीआई उनको टाइम देती है या फिर टाइम नहीं देती है, ये कुछ देर में साफ हो जाएगा। मुकेश, आप हमारे साथ बने रहें। शरद हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, उनसे भी, उनके पास भी चलते हैं। शरद, मेरे 2 सवाल थे। पहला, चिट्ठी कल लिखी गई या आज सुबह भेजी गई? अगर समय पता हो तो वो बता दीजिए। दूसरा सवाल मेरा ये था कि थोड़ा अजीब सा है, हम आप भी फोन इस्तेमाल करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि दशकों तक एक ही फोन नंबर, एक ही सिम चल रहा होता है, तो एक उप मुख्यमंत्री अपना फोन और अपना सिम बदलता रहे तो सवाल तो उठेगा। देखिए, जहाँ तक अभी तक हमारे पास जानकारी है वो ये है कि चिट्ठी सुबह ही लिखी गई है। दूसरा, आपने पूछा फ़ोन और सिम बदलने वाला, आपका सवाल बिल्कुल सही है। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि एक फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं, कम से कम साल भर तो उसको चलाते ही हैं, थोड़ा सा और हमारी तरह होंगे तो 2-2 ढाई साल भी फ़ोन चला लेंगे। लेकिन अगर बहुत कम अंतराल में ये दावा होने लग जाए कि 7 बार फ़ोन या सिम कार्ड बदले गए तो सवाल तो उठेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सवाल उठते हैं, ये सबूत नहीं है। यानी कि ये सवाल तो उठते हैं कि आखिर क्यों मनीष सिसोदिया, ये दावा करिए ईडी की तरफ से दावा हुआ है कि जब डेवलपमेंट हो रहा था तब वो अपने फ़ोन या सिम बदल रहे थे। तो इससे सवाल तो उठते हैं कि ऐसा क्या था कि उनको अपने फ़ोन या सिम कार्ड बदलने पड़ रहे थे? क्या कुछ उनके फ़ोन में ऐसा था या वो कुछ ऐसा था जो वो नहीं चाहते थे कि किसी की पकड़ में आए, इस वजह से वो अपने फ़ोन या सिम कार्ड बदल रहे थे? लेकिन ये सिर्फ सवाल उठते हैं,
ये सबूत नहीं है। इसके जी। आधार पर सीबीआई पूछताछ कर सकती है। ये कोर्ट में कहा जा सकता है कि ऐसा ऐसा हो रहा था तो हमें शक है, तो इसके आधार पर आगे जांच सीबीआई कर सकती है। लेकिन ये सबूत नहीं है कि आप इन्होंने फोन बदला था, इसका मतलब ये यही कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ और कर रहे हो, क्योंकि कोर्ट के अंदर आपको ये साबित करना होगा कि ये जो बदलाव हो रहा था फोन के अंदर, सिम के अंदर, इसका सीधा कनेक्शन था लिकर मामले से, कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां थी जिससे बचने की कोशिश मनीष सिसोदिया कर रहे थे। तो सवाल उठते हैं, लेकिन ये सबूत नहीं है। सबूत जब कोर्ट के सामने रखे जाएंगे तब ये साबित होगा कि हाँ, इसका सीधा कनेक्शन शराब मामले से था। मुकेश भी है हमारे साथ। मुकेश के पास वापस चलते हैं, जो सीबीआई हेडक्वार्टर पे हैं। मुकेश, क्या यह कहा जाए कि अब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने के करीब हैं? देखिए, जो मनीष सिसोदिया हैं वो इस केस में केवल आरोपी नहीं हैं, बल्कि हमें यह भी याद रखना होगा कि वो एक हाई प्रोफाइल शख्स हैं, उनका राजनीतिक रसूख है और दिल्ली सरकार में वो नंबर 2 हैं। तो कोई भी एजेंसी उनके खिलाफ जो जांच कर रही है, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, जहां तक गिरफ्तारी की बात है, उसके पहले वो सारे बेस बनाने होंगे, वो सारे आधार बनाने होंगे, वो सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे जिनके बेसिस पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और फिर कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक हुई है। तो सीबीआई अभी तक बीते साल अगस्त से अब तक जो एक्साइज कर रही है, जो जांच कर रही है, उसमें क्या कुछ उनके पास है, क्या सबूत मिले हैं, ये तो एजेंसी को ही पता होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी तक जो चार्जशीट पेश हुई है कोर्ट में, चाहे वो ईडी के हो या सीबीआई को हो, उनमें मनीष सिसोदिया के बारे में बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया है, उनको आरोपी के तौर पर नहीं बनाया गया है। कहीं कहीं उनका नाम का जिक्र जरूर है, लेकिन उनकी जो पूरी भूमिका है वो क्या है, इसके बारे में कहीं लिखा नहीं गया है। तो आज क्या सीबीआई के पास ऐसे एविडेंस है, ऐसा बेस है जिसके बेसिस पर वो पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर पाए, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि आज वो आ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में सीबीआई का अगला कदम क्या होगा, क्या वो उन्हें आज ही बुलाएगी या फिर उनको मौका देगी फरवरी एंड तक के लिए, तो ये देखने वाली बात होगी। मुकेश बने रहे। शरद भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। शरद के पास वापस चलते हैं। शरद, एक सवाल था जो किसी भी आम समझ वाले इंसान के दिमाग में भी आएगा। पहले आपने कहा कि शराब बेचना सरकार का काम नहीं है, यह पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया गया। हम शराब के ठेकों से बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान हो रहा था, वो पॉलिसी आ गई, सब प्राइवेट हो गया। फिर करीब 1 साल के बाद आप कहते नहीं 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 नहीं, अब प्राइवेट नहीं बेचेंगे, अब सब सरकारी ही बेचा जाएगा। तो सवाल यही है कि 1 साल के अंदर या उस वक्त के अंदर इस तरह का यू टर्न अपने आप में सवाल खड़ा करता है। देखिए शारिक, दर्शकों की समझ के लिए बता दूं कि मामला है क्या। मामला यह है कि मार्च 2021 में दिल्ली सरकार ने घोषणा करी कि हमने नई एक्साइज पॉलिसी पास करी है, और इस पॉलिसी में यह होगा कि अब दिल्ली सरकार जो है, सरकारी शराब की दुकानें नहीं होंगी, सारी शराब जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही बेचेगा। और अब छोटी दुकानें नहीं होंगी, ऐसी दुकानें नहीं होंगी कि रास्ते में सड़क पे खड़े होकर और दुकान में शराब मांगते रहते हैं। उसके काउंटर जो है अंदर की तरफ होंगे। दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास शहर है, और जो शराब की दुकानें होंगी दिल्ली के अंदर, वो भी अब अच्छे स्तर की होंगी। इसके साथ में दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी पास हुई। उद्देश्य ये भी था, आप समझते हैं और दर्शक भी समझते हैं, कोई भी राज्य सरकार अगर उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाना होता है तो उसके पास बाकी कोई तरीका तो है नहीं, क्योंकि सब तो जीएसटी में है, जीएसटी काउंसिल तय करती है। तो अगर उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाना, कैसे बढ़ाएगी सरकार? पेट्रोल डीजल पर वैट लगाकर, अगर उस पर वैट रेवेन्यू के लिए बढ़ा देते हैं तो अनपॉपुलर होते हैं, पब्लिक की आलोचना झेलनी पड़ती है। दूसरा प्रॉपर्टी है जिसमें बहुत ज्यादा कुछ आपके पास स्कोप नहीं होता। बचती है शराब। तो शराब से सरकार ने कोशिश की थी, जो शुरू में घोषणा करी थी वो ये थी कि 1500 से 2000 करोड़ रुपए इस नई पॉलिसी के जरिए सरकार जनरेट करेगी। लेकिन हुआ ये कि ये जो पॉलिसी थी, एक तो ठीक तरह से ये लागू नहीं हो पाई। फिर सवाल ये उठा कि वापस क्यों ली गई, ये अक्सर सवाल उठता है। तो हमने जो लोगों से बात करी है सरकार में, और जो इसको हमने लगातार ट्रैक किया है, वो ये है कि जब इस पॉलिसी पर सवाल उठ रहे थे कि ये इस पॉलिसी में भ्रष्टाचार हो गया और सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए गए थे, और एलजी जो हैं वो उनका दबाव था, और अफसर जो हैं वो आगे इसको कंटिन्यू करने को तैयार नहीं थे, तो फिर ये फैसला हुआ कि ठीक है, नई एक्साइज पॉलिसी काम नहीं कर रही है, तो ठीक है, पुरानी वाली ही आप लागू कर दो। तो इसीलिए जो है ये लागू की गई। अगर पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू की गई है, ये अपराध है, तो जो 3 कानून जो कृषि वाले थे,
अगर वो वापस शरद। लिए गए तो फिर ये देखा जाएगा कि क्या उन कानूनों में कुछ गलती थी क्या। तो बात वो नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें सवाल उठे और एक बड़ा सवाल ये भी उठा जो मुंह जुबानी चल रहा था, जिसकी अभी तक सीबीआई जांच ही कर रही है, वो ये कि जो होलसेल लाइसेंस वाले लोग थे उनका जो कमीशन था वो 12% फिक्स कर दिया गया। और आरोप ये लगे कि ये इसलिए है ताकि 6% जो है वो कमीशन लिया जा सके और 6% जो होलसेल बिडर हैं लाइसेंस वाले हैं उनको दिया जा सके। लेकिन साबित करना पड़ेगा कि ये सब हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अभी तक साबित जो है वो तब होगा जब जांच होगी और कोर्ट के अंदर मामला जाएगा। शरद, इस पे हम फिर से चर्चा करेंगे, इस सवाल पे जो जवाब है और उस पर कि क्या कुछ हुआ था। अब मुकेश और शरद, आप दोनों का फिलहाल के लिए शुक्रिया।